Good morning, student. Today we start our new topic importance और advantages of joint sector. हमको पता है कि जॉइंट सेक्टर का मीनिंग जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं वो हमारा जॉइंट सेक्टर होता है. जॉइंट सेक्टर गेट द एडवांटेजेस ऑफ बोथ द सेक्टर. जॉइंट सेक्टर को दोनों सेक्टर के एडवांटेजेस मिलते हैं. जॉइंट सेक्टर्स इंपॉर्टेंस कैन बी स्टडीज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. जॉइंट सेक्टर के इम्पोर्टेंस को हम फॉलोइंग पॉइंट के बेसिस पर स्टडी करेंगे. फर्स्ट, इफ़िशिएंट मैनेजमेंट. जॉइंट सेक्टर गेट द एडवांटेजेस ऑफ इफ़िशिएंट मैनेजमेंट ऑफ बोथ द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर. जॉइंट सेक्टर को दोनों सेक्टर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर के एडवांटेजेस मिलते हैं क्योंकि दोनों सेक्टर के जो इफ़िशिएंट मैनेजर होते हैं वो इनको ऑपरेट करते हैं. सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क. इन जॉइंट सेक्टर रिस्क आर डिवाइडेड अमंग द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक. एवरी सेक्टर हैज़ टू बियर द रिस्क इन द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट. जॉइंट सेक्टर में जो रिस्क होती है वो डिवाइड हो जाती है गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में, और जिस सेक्टर का जितना प्रोपोर्शन रहता है उसकी रिस्क उतनी होती है. तो जिस सेक्टर ने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है उसका जो रिस्क है वो उसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट तक होता है. तो किसी भी एक सेक्टर को पूरा लॉस नहीं उठाना पड़ता है इन केस ऑफ लॉस. Melodious relation with the establishment of joint sector, good relationship develop between the government sector and private sector which makes a rapid development of joint sector. जब हम जॉइंट सेक्टर का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में गुड रिलेशनशिप डेवलप होते हैं और जो अच्छे रिलेशनशिप डेवलप होते हैं उससे जॉइंट सेक्टर को प्रॉफिट अर्न करने में भी हेल्प मिलती है. 4 पॉइंट, सफिशिएंट कैपिटल. Joint sector has sufficient capital. Joint sector has not to face the economic problem क्योंकि इसमें गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट सभी सेक्टर मिलके पैसा लगाते हैं तो इन सेक्टर को, जॉइंट सेक्टर को कभी भी इकोनॉमिक यानी कि कोई मनी से या फंड से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता है. फिफ्थ, फ्रीडम फ्रॉम फोबिया ऑफ नेशनलाइजेशन. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट सेक्टर फ्री द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम द फोबिया ऑफ नेशनलाइजेशन. जो हमारा जॉइंट सेक्टर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है उससे नेशनलाइजेशन का जो फोबिया प्राइवेट सेक्टर के मन में होता है वो दूर हो गया है. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्की इंडस्ट्री. इंडस्ट्री हैविंग मोर पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क आर इस्टेब्लिश इन जॉइंट सेक्टर. ऐसी इंडस्ट्री जिसमें रिस्क की डिग्री बहुत हाई होती है तो उन सेक्टर में जॉइंट सेक्टर इस्टेब्लिश हो जाता है तो रिस्क डिवाइड हो जाती है. तो क्योंकि एक कोई भी सेक्टर फुल फ्लैश उसमें नहीं जाना चाहता है तो तीनों मिलके, गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट तीनों मिलके ऐसे हैवी रिस्क वाली इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं. इन प्रेजेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यूटिलिटी ऑफ जॉइंट सेक्टर हैज़ बिकम इसेंशियल. आज की जो इकोनॉमिक हमारा इरा है उसमें जॉइंट सेक्टर की यूटिलिटी बहुत इसेंशियल हो गई है. इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन द जॉइंट सेक्टर आर प्लेइंग अ वाइटल रोल. किसी भी नेशन की प्रोग्रेस में जॉइंट सेक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. ये हमारे हो गए एडवांटेजेस. एनी 5 एडवांटेजेस आपको अपनी कॉपी में नोट करना है. 3.40 पर है डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट ऑफ जॉइंट सेक्टर. There are also some disadvantages and demerits along with the advantages which are follows. जैसे हमने जॉइंट सेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है, ऑब्जेक्टिव देखे हैं, एडवांटेजेस देखे हैं, वैसे ही जॉइंट सेक्टर में कुछ डिसएडवांटेजेस है जो हम अब स्टडी करेंगे. फर्स्ट है लैक ऑफ स्किल्ड मैनेजर. जब हमको उसकी एडवांटेज बता दिया है कि यहाँ पर मैनेजर एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो जो इसके क्रिटिसिज्म है वो ये बताते हैं कि जॉइंट सेक्टर में स्किल्ड मैनेजर की कमी होती है. इन जॉइंट सेक्टर देयर इज़ लैक ऑफ स्किल्ड मैनेजर इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर से अगर कंपैरिजन किया जाए तो जॉइंट सेक्टर में स्किल्ड मैनेजर की कमी होती है. मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स बिलोंग टू गवर्नमेंट सेक्टर. जो इसके अधिकतर मैनेजर है वो गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के जो मैनेजर्स होते हैं वो फुल इफ़िशिएंसी पर वर्क नहीं करते. और जैसा कि जॉइंट सेक्टर में हमको पता है कि मैनेजर्स फुल इफ़िशिएंसी पर वर्क करते हैं तो
यहाँ पर थोड़ा हमको स्किल्ड मैनेजर की कमी हो जाती है। डिले इन डिसीजन, मैनेजर ऑफ द जॉइंट सेक्टर डू नॉट हैव फ्रीडम टू टेक इम्पॉर्टेंट एंड पॉलिसी डिसीजन। जो मैनेजर होते हैं जॉइंट सेक्टर के, उनको ये फ्रीडम नहीं होती है कि वो अपनी पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन ले लें, इम्पॉर्टेंट और पॉलिसी डिसीजन ले लें। द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट इज़ इसेंशियल इन द डिसीजन विथ कॉजेज अननेसेसरी डिले। जो जॉइंट सेक्टर में गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ती है, जिसके कारण हो सकता है कि डिसीजन लेने में अननेसेसरी डिले हो सकता है। तो डिले इन डिसीजन इज़ अ मेन एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट सेक्टर। Lack of coordination, there is lack of coordination between the representative of government and private sector। यहाँ पर हो सकता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाए। तो अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के जो रिप्रेजेंटेटिव है, अगर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो हमारा जो इंडस्ट्री है वो अच्छी तरीके से रन नहीं होगी और फिर उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। जब प्रोडक्टिविटी कम होती है तो प्रॉफिट जो अर्न हो रहा है वो कम हो जाता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते। फोर्थ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जॉइंट सेक्टर इज़ ऑल्सो डिस्टर्ब्ड ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जो जॉइंट सेक्टर है उसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी डिस्टर्ब करता है। Even important policy decision are also taken keeping the policy in view, यानी पॉलिटिक्स इन व्यू। जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी बनाई जाती है जॉइंट सेक्टर के लिए, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं जॉइंट सेक्टर के लिए, वो भी हो सकता है कि पॉलिटिकल व्यू से इफ़ेक्ट हो जाए। फिफ्थ डिसएडवांटेज, इनडायरेक्ट नेशनलाइजेशन, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्टिक्स कंसिडर द जॉइंट सेक्टर एज एन इनडायरेक्ट नेशनलाइजेशन। जो प्राइवेट इंडस्ट्री होती है वो जॉइंट सेक्टर को इनडायरेक्ट नेशनलिज्म कहती है, क्योंकि ये एक तरीके से इन पर जो कंट्रोल हो जाता है वो गवर्नमेंट का हो जाता है, जो मैनेजर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के बनते हैं। 6 पॉइंट, मैनेजेरियल डिफरेंसेस, in joint sector there is a difference between the managers of private sector and public sector। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के मैनेजर के बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो एनी 5 पॉइंट का आपको डिसएडवांटेजेस तैयार करना है। जॉइंट वेंचर, when 2 or more business unit together set up a new unit for a same purpose and profit, then it is called joint venture। जब कोई सी भी 2 बिजनेस यूनिट एक साथ सेटअप होती है प्रॉफिट के लिए तो उसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। बोथ फर्म हैव पार्टनरशिप इन शेयर कैपिटल, मैनेजमेंट, रिटर्न, रिस्क एक्सेट्रा। दोनों जो फर्म होती है उनकी पार्टनरशिप होती है कैपिटल में, मैनेजमेंट में, रिटर्न में और रिस्क में। यानी कैपिटल मिलके लगाते हैं, मैनेजमेंट मिलके करते हैं, जो भी रिटर्न यानी जो भी प्रॉफिट होता है उसको भी दोनों शेयर करते हैं, रिस्क भी दोनों शेयर करते हैं। बिटवीन देम वी कैन से डेट द जॉइंट वेंचर इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन 2 फर्म। हम इसको 2 फर्म के बीच में, 2 बिजनेस के बीच में पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। दीज फर्म कैन बी प्राइवेट, गवर्नमेंट और फॉरेन कंपनी। और ये फर्म कोई भी प्राइवेट, गवर्नमेंट या फॉरेन कंपनी हो सकती है। व्हेन 2 कंपनी ऑफ 2 कंट्रीज कंबाइन विच ईच अदर such a company is called company of foreign collaboration, like Maruti Company of India and Suzuki Company of Japan both got together into form of Maruti Suzuki India Limited, which is an example of company of foreign collaboration or a joint venture। The joint venture has all the features of the joint sector। सारा जो हमने जॉइंट सेक्टर के फीचर पढ़े थे वही हमारे जॉइंट वेंचर के फीचर्स होते हैं। Public private partnership, public private partnership means either a government service or private business venture which gets monetary funding and is controlled by a partnership of government which with one or more companies of private sector। As the name suggests, these schemes are also expressed as P3, PP3 और P3। हम इसको यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PP3।
अब है हमारा यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी। अवर न्यू टॉपिक इज़ मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी कंपनी जिनका कि बिजनेस एक कंट्री से ज़्यादा में होता है, वो हमारी मल्टीनेशनल, जो कई कंट्री में अपना बिजनेस करती है। सच कंपनीज whose business is spread in more than one country are called multinational company। ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस एक से ज़्यादा कंट्री में फैला होता है, वो मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है। Incorporation of these company are in one country but they make business in many countries by their name। इनका जो इनकॉर्पोरेशन यानी ये इस्टेब्लिश किसी एक कंट्री में होती है, पर यह कई कंट्रियों में अपना बिजनेस करती है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। सो इनको हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी कहते हैं। दे हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन एनी पर्टिकुलर कंट्री। इनका जो हेडक्वार्टर होता है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री में होता है, बट कंडक्ट देयर एक्टिविटी इन सेवरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बट ये अपना जो बिज़नेस है वो कई देशों में, कई कंट्री में, सेवरल कंट्रीज़ में कंडक्ट करती है। डिसीजन टेकन बाय द मल्टीनेशनल कंपनी आर टेकन इन द रेफरेंस ऑफ ऑल अदर कंपनीज वर्किंग इन द इंटायर वर्ल्ड। यानी जो मल्टीनेशनल कंपनी के जो डिसीज़न होते हैं, वो डिसीज़न ये अपने वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर इनकी कंपनियाँ फैली हुई होती है, सबसे रेफरेंस लेके करते हैं। कंपनीज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज़ वेरी लार्ज। जो कैपिटल ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इज़ वेरी लार्ज। जो मल्टीनेशनल कंपनी की कैपिटल होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। द मल्टीनेशनल कंपनीज आर नोन बाय द नेम ऑफ मल्टीनेशनल कोऑपरेशन। मल्टीनेशनल कंपनियों को हम मल्टीनेशनल कोऑपरेशन के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल कंपनी एक्सेट्रा। द शॉर्ट नेम ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इज MNC। हम इनको शॉर्ट में कहते हैं MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, US में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ। इन इंडिया मोर देन 800 मल्टीनेशनल कंपनीज आर वर्किंग। इंडिया में 800 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनियाँ वर्क कर रही है। हम कई सारा प्रोडक्ट हम ऐसे यूज़ करते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियों के होते हैं। अगर आप अपने घर में देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा बनाई गई है, और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे इंडिया में मिलती है, वो कई दूसरी कंट्रीज़ में भी मिलती है। अब यहाँ पर हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। फर्स्ट, इंटरनेशनल मार्केट। द मार्केट एरिया ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इज इंटरनेशनल। अमंग द सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़। जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, इनका जो एरिया होता है वो इंटरनेशनल होता है, कई कंट्री में ये अपना बिजनेस करती है। सेंट्रल मैनेजमेंट। अ मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ अ मेन ऑफिस from where it operates a company working in various countries. The decision taken by head office are accepted by all the companies। जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, इनका एक मेन ऑफिस होता है, हेड ऑफिस होता है, और जो हेड ऑफिस जो डिसीजन लेता है वो जो अदर कंपनियाँ उसको एक्सेप्ट करती है। प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी। ड्यू टू वर्ल्ड लेवल कॉम्पिटिशन, प्रोडक्ट्स ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनियाँ आर हाई क्वालिटी। जो प्रोडक्ट ये बनाती है मल्टीनेशनल कंपनियाँ, उनकी क्वालिटी हाई होती है। फोर्थ, प्रोफेशनल मैनेजर। बिकॉज ऑफ द ह्यूज शेप एंड इमेंस रिसोर्सेज, द कंपनीज हैव द प्रोफेशनल मैनेजर्स ऑफ हाई मैनेजरियल एबिलिटी। दे स्किलफुली ऑपरेट द कंपनीज। क्योंकि ह्यूज शेप, बहुत बड़ा साइज़ होता है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये जो कंपनियां होती है ये प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपॉइंट करती है जिनकी हाई मैनेजरियल एबिलिटी होती है। और जब हाई मैनेजरियल एबिलिटी वाले मैनेजर्स वर्क करते हैं तो इन कंपनियों को स्किलफुली ऑपरेट करते हैं और इनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। फोर्थ, प्रोफेशनल मैनेजर्स। फिफ्थ, ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज। The multinational company does the transfer of raw material, technology, managers, manufacturing material to its other branches और other companies। जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ
वो रॉ मटेरियल को, टेक्नोलॉजी को, मैनेजर्स को और मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल को एक इंडस्ट्री से, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र भी कर सकती है। रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। मल्टीनेशनल कंपनियां आर कंटिन्यूसली मेकिंग रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल देयर ब्रांचेस गेट इट्स एडवांटेजेस। जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है वो कंटिन्यूसली रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन करती है और इनकी जो ब्रांचेस होती है उनको फिर इसका एडवांटेज मिलता है, क्योंकि रिसर्च हेड वाला, ऑफिस वाला करता है, और जो भी रिसर्च और नए इनोवेशन सामने आते हैं उसको सभी ब्रांचेस को उससे फ़ायदा मिलता है।